सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम आपको पढ़ा रहे थे बातचीत नहीं, अब मौलिक अधिकार जो संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से 12 से 35 तक हम आपको पढ़ाते आ गए थे। कहाँ? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में हमने अनुच्छेद 16 1 बताया आपको, अनुच्छेद 16 2 बताया, अनुच्छेद 16 3 बताया, अनुच्छेद 16 4 बताया। उसके बाद हमने फिर बात की अनुच्छेद 340 की, क्योंकि अनुच्छेद 340 में इस बात का उल्लेख था कि संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद भारत का राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, एक आयोग का गठन करेगा। उस आयोग का काम ये होगा कि जो भी भारत में पिछड़ी जातियां हैं उनका सामाजिक स्तर क्या है और उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, इसकी जांच करेगा। तो फिर मैंने आपको बताया कि 1953 में एक आयोग गठित किया गया उस समय के राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग ना। उसके बाद फिर इसने रिपोर्ट अपनी दी वर्ष 1955 में। इसने सीधे ये कह दिया कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्यों? एससी और एसटी को तो आरक्षण कब से प्राप्त हो गया? 26 जनवरी 1950 को, यानी जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के साथ साथ ही मिल गया था। ओबीसी को आयोग ने कहा 1955 में। फिर दूसरा आयोग गठित हुआ 1978 में। कौन सा? मंडल आयोग। कौन सा आयोग? मंडल आयोग। तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में कुल लगभग 2200 प्लस का पिछड़ी जातियों की सूची प्रस्तुत की और कहा कि ओबीसी को भी क्या दिया जाना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर हमने कहा उस समय इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। फिर लागू कब किया गया था? वर्ष 1990 में। वर्ष 1990 में 1990 में लागू किया गया। उसके बाद आपको मैंने बताया 1991 में जनरल वर्ग को भी किस आधार पर आरक्षण दे दिया गया? आर्थिक आधार पर। उसके बाद 1992 में एक वाद आता है जिसका नाम है इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया कि नंबर 1 ओबीसी को दिया गया आरक्षण सही है, ओबीसी को दिया गया आरक्षण सही है। दूसरा क्या कहा कि सामान्य वर्ग को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक है। तीसरी बात क्या कही? आरक्षण पदोन्नति में नहीं दिया जा सकता ना। आरक्षण किस में नहीं दिया जा सकता? पदोन्नति में नहीं दिया जा सकता, यानी प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। चौथी बात कही कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति में होगा। किसमें? प्रारंभिक नियुक्ति में होगा। पांचवा बात क्या कहा? हाँ, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, 50% से अधिक नहीं होगा। छठवीं बात क्या कही? क्रीमी लेयर वर्ग आरक्षण में नहीं आएगा ना, आरक्षण उसे नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इतनी बातें हमने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हमने आपको ये भी बताया था कि इसके बाद ही तुरंत कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 76वां ना। कौन सा संविधान संशोधन? 76वां संविधान संशोधन करके ये कहा गया कि आरक्षण 50% से अधिक दिया जा सकता है, अधिक दिया जा सकता है। ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद फिर किया गया 77वां संविधान संशोधन। 77वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। किसमें? पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। उसके बाद फिर किया गया कौन सा? 85 संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि पदोन्नति पाने वाला ही वरिष्ठता का स्थान लेगा, पाने वाला ही वरिष्ठता का स्थान लेगा। यहाँ तक हमने आपको कल बातें बता दी थी। यहाँ पर एक शब्द आया बैकलॉग। कितने लोग बैकलॉग का मतलब समझते हैं? देखिए, होता यह है कि जब आप देखते हैं कि जब कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें कैटेगरी वाइज सीटें बटी होती हैं। जनरल की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है, बटी रहती है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई ऐसी वैकेंसी आए
जिसमें जनरल का पद न हो, जनरल का पद न हो। जनरल का पद नहीं होगा तो इसका मतलब जो जनरल कैंडिडेट होगा वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। तो किसके किसके लिए आई? ओबीसी के लिए आई, एससी के लिए आई और किसके लिए? एसटी के लिए आई। तो ऐसे पदों को ही कौन सा पद कहा जाएगा? बैकलॉग, यानी केवल पिछड़े हुए लोगों के लिए यदि कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? बैकलॉग कहेंगे। तो बैकलॉग में क्या कहा गया कि 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। आगे बढ़िएगा, आइए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। 82वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 2000 में। उसके पहले मूल संविधान के अनुच्छेद 335 में इस बात का उल्लेख था कि यदि हम सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते हैं तो एक बात यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के अंदर क्या है? प्रशासनिक दक्षता अधिक है, किसके अंदर कम है। अगर केवल प्रशासनिक 335 में किसकी बात की गई थी? प्रशासनिक दक्षता। केवल प्रशासनिक दक्षता के आधार पर ही यदि हम आरक्षण देने लगेंगे तो फिर एससी और ओबीसी जो किस आधार पर पिछड़ा हुआ है? शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है ना। जो शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, जो जिसके पूर्वज कम पढ़े लिखे या जो कम पढ़ा लिखा है, पिछड़ा हुआ है, तो फिर कैसे प्रशासन के मामले में दक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए कहा गया कि 335 में जो प्रशासनिक दक्षता शब्द का उल्लेख था कि आरक्षण देते समय हम देखेंगे कौन अधिक योग्य है, कौन अधिक योग्य नहीं है। तो यदि ऐसा रहा तो एससी और एसटी वाला तबका जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ है, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? इसलिए 82वां संविधान संशोधन 2000 लाया गया और कहा गया कि हम अर्हता अंकों में छूट देंगे, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कट ऑफ एससी और एसटी की नीचे रहती है ना, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता है ना, ऐसा ही है ना। तो यही है कट ऑफ, यहाँ अर्हता अंक का मतलब क्या है? कट ऑफ है। अब ध्यान रखिएगा, आपके सामने 5 संशोधन हो गए। एक 77वां हो गया, इसके अलावा 81वां क्रम से ले लेते हैं क्योंकि क्रम से लिखाया नहीं गया, कारण है जिसकी जब जरूरत पड़ी। 81वां हुआ ये, उसके बाद कौन हुआ? 82वां, लेकिन फिर एक 85वां। 77 के बाद तुरंत हम 85 बताए थे। एक कौन हो गया? 25वां। ये 4 संशोधन। अब इन 4 संशोधन को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। किस मामले में? एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में, भारत संघ के मामले में चुनौती दी गई। क्यों चुनौती दी गई? ये सब जो कुछ दिया जा रहा है ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी ये संविधान का क्या करता है? उल्लंघन करता है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि अनुच्छेद 16 में से संबंधित कोई भी संशोधन यदि संसद कर रही है तो उस संशोधन को चुनौती जरूर दी जा रही है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में लगभग हर याचिका को खारिज कर दे रही है। लगभग हर याचिका को खारिज कर दे रही। क्यों खारिज कर दे रही? क्योंकि भैया संविधान में किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार का मतलब यही हुआ ना कि सबको, जहाँ कोई भी वर्ग हो उसको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसमें? सरकारी नौकरी में। यानी यदि सामान्य वर्ग के 10 लोग जा रहे हैं तो ओबीसी के भी उनकी जनसंख्या के अनुसार जाएंगे, एससी के भी जाएंगे और एसटी के भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है ना कि कोई एक वर्ग ज़्यादा नौकरी पाए, कोई एक कम पाए, तो ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ ना। इसलिए तो चलिए अब आप लोग खुद बताएंगे 77वां संविधान संशोधन क्या था? 77वां संविधान संशोधन क्या था? हाँ, एससी और एसटी को किसमें? पदोन्नति में, यानी प्रमोशन में आरक्षण ना, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। आगे बढ़िए, 81वां संविधान संशोधन क्या है? 81वां संविधान संशोधन ये है कि बैकलॉग में, हाँ, तो बैकलॉग में 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। उसके बाद 82वां क्या कह रहा है? 82वां संविधान संशोधन किया जा रहा है किसके अकॉर्डिंग? 335 अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में जो प्रशासनिक दक्षता की बात की थी उससे संबंधित है। तो क्या कहा गया कि एससी और एसटी के लिए अर्हता अंक का निर्धारण होगा ना, अर्हता अंकों का निर्धारण होगा। उसके बाद आगे चलिए, 25वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? 25वां संविधान हाँ, यानी कि प्रमोशन पाने वाला, यानी पदोन्नति पाने वाला ही क्या होगा? पदोन्नति पाने वाला ही वरिष्ठ माना जाएगा।
या वरिष्ठ माना जाएगा। हमने कल बताया था, मान लेते हैं एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है। ये ए व्यक्ति है जो सामान्य वर्ग से आता है, और ये बी व्यक्ति है जो मान लेते हैं अनुसूचित जाति के वर्ग से आता है। अब हमने माना कि एक ही दिन दोनों ने एसआई के पद पर ज्वाइनिंग ली। किसके पद पर? एसआई के पद पर। लेकिन चूंकि बी व्यक्ति किस कास्ट का, किस कैटेगरी का है? अनुसूचित का है, तो इससे प्रमोशन पहले मिलेगा, इससे प्रमोशन पहले मिलेगा। अब सवाल ये था कि चलिए वर्ग के आधार पर क्या इसे क्या मिल गया? प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन दोनों की ज्वाइनिंग एक ही डेट पे हुई थी। तो सवाल ये था कि वरिष्ठ यानी सीनियर ये है कि ये है? ये एक झगड़े की बात थी। ये कह रहा है कि हम तुमसे सीनियर, हम तुमसे जूनियर नहीं है, क्योंकि हमने नौकरी तो एक ही दिन पाई थी। अब ये कह रहा है नहीं, हम प्रमोट हो गए हैं तो सीनियर हम हुए, वरिष्ठ हम हुए। तो ये कहा गया हाँ भैया वरिष्ठ यही होगा। क्यों? क्योंकि ये किसे क्या मिल चुका है? प्रमोशन मिल गया है। क्या मिल गया है? प्रमोशन। तो ये इतनी सारी बातों, यानी कि 1 2 3 4, इन 4 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। किस मामले में दी गई चुनौती? दी गई किस वाद में? यम नागराज बनाम भारत संघ। कब? 2006 में। कब चुनौती दी गई? 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इसकी याचिका को क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि ये जो भी संविधान संशोधन है वो समानता के अधिकार के अकॉर्डिंग सब के सब सही है, एक भी गलत नहीं है। हाँ, स्पष्ट ये किया कि इनके निर्णय को, इनके याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण देते समय हम ये बोलते हैं कि 3 बातों को ध्यान में रखिए। 3 बातों को ध्यान में रखिए। कौन कौन सी बात? नंबर 1 पिछड़ापन। कैसा पिछड़ापन? ब्रैकेट में आगे लिख लीजिएगा। पिछड़ापन का मतलब है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, न कि आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं की गई है। किस पिछड़ेपन की बात की गई है? इसीलिए हमने कहा था कि ऊपर नीचे लिखिएगा, ताकि बगल में ब्रैकेट में ये लिख सके कि सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं, यानी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी कि जिस भी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी प्रतिनिधित्व क्या है? अपर्याप्त है, उसको भी हम आरक्षण देंगे। और तीसरी बात उसने कहा प्रशासनिक दक्षता। क्या बात कहा? प्रशासनिक दक्षता। इन तीनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई ना? तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, क्रीमी लेयर क्या है? क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्रीमी लेयर क्या है? प्रशासनिक दक्षता। यहाँ प्रमोशन की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कोई बड़ा तेज तर्रार ऑफिसर है तो उसको प्रमोशन जल्दी मिल जाता है ना, तो प्रशासनिक तौर पर दक्ष है इस बात के लिए, ठीक है ना। ये नियुक्ति की बात नहीं कर रहा है। नियुक्ति में कैसे जानेंगे कौन दक्ष है कौन नहीं दक्ष है ना? पहले से कैसे पता है? प्रारंभिक नियुक्ति की बात नहीं कर रहा, ये पदोन्नति की बात कर रहा है। तो लगाइए क्रीमी लेयर क्या है। और हिंदी में लिखना चाहें तो लिखिएगा मलाईदार तबका क्या है। हिंदी में लिखना चाहें तो क्रीमी लेयर को बोला जाता है मलाईदार तबका क्या है। मलाईदार तबका क्या है? कल थोड़ा सा इस पर हम चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में बता दें कि क्या क्या कैसी कंडीशन है। इंग्लिश में कहा गया क्या? क्रीमी लेयर। क्या कहा गया? क्रीमी लेयर। हिंदी में क्या कहा गया? मलाईदार तबका। पहले तो ये जानिए कि एक कैटेगरी जनरल हो जाती है, दूसरी क्या होती है? ओबीसी, तीसरी क्या है? एससी, और चौथी क्या है? एसटी। बात समझ में आ गया ना? तो जनरल को सामाजिक या शैक्षणिक आधार पर कोई आरक्षण की सुविधा है क्या? तो जवाब है नहीं है। अभी जो मिला है 10% EWS, उसकी बात में हम बात करेंगे। एक बार कर चुके हैं, फिर बात करेंगे। लेकिन वो मिला है तो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर नहीं मिला है। सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर नहीं मिला है। अब ये 3 वर्ग है। कौन कौन सा? ओबीसी, एससी और एसटी, जिसके लिए क्या किया गया? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यदि हम फिर से कहें एससी और एसटी को, तो आरक्षण इनको जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को ही प्राप्त हो गया। लेकिन इस तबके को, किस तबके को? ओबीसी तबके को जाकर मिला कब? अगस्त 1980 में। कब? अगस्त 1990 में। कब मिल रहा है? अगस्त 1990 में। लेकिन सवाल ये था इसके संदर्भ में, किसके? ओबीसी के। ओबीसी का भी, ओबीसी में ही
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या नहीं है, पिछड़े नहीं हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े नहीं हैं। तो सवाल यह है कि कैसे जानेंगे या कैसे मानेंगे कि भैया वो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े नहीं है। तो इसके लिए एक शब्द लाया गया, कौन सा नाम, मलाईदार तबका, यानी ओबीसी में वह वर्ग जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा नहीं है उसे हम मलाईदार तबका या क्या बोलेंगे, क्रीमी लेयर बोलेंगे। और जो क्रीमी लेयर या मलाईदार तबका की श्रेणी में आएगा उसे हम आरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, उसे हम आरक्षण प्रदान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर उठ गया। अब सवाल ये है कि कैसे इसका क्या मानक रखा गया, तो चलिए हम आगे बताते हैं, पहले इसलिए नोट करिए। अगर हम आपसे पूछे क्रीमी लेयर वर्ग कौन है तो क्या बताएंगे? हाँ, क्रीमी लेयर कौन है तो क्या बताएंगे? काहे अभी 8 लाख पे पहुंच गए? हाँ, कल बताए थे, इसीलिए ना अभी 8 लाख में मत जाओ ना। आप लोग जो लोग भी ओबीसी होंगे कैटेगरी से, वो सब जाते होंगे जब ना अपना जाति सर्टिफिकेट बनवाते होंगे और आय सर्टिफिकेट बनवाते होंगे, तो इन दोनों में स्पष्टतः लिखा होगा नॉन क्रीमी लेयर। क्या लिखा होगा? नॉन क्रीमी लेयर। नॉन शब्द हट गया तो इसका मतलब आप आरक्षण के हकदार नहीं हैं। बात समझ पाए ना? यानी कौन आरक्षण प्राप्त कर सकता है? नॉन क्रीमी लेयर ही, जो किस वर्ग से होगा? ओबीसी से होगा। अब इसके लिए आपको कल वही बात में ध्यान रखना होगा कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में निर्णय दिया था ना, 1992 में निर्णय दिया और स्पष्ट कहा था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। क्रीमी लेयर को कहाँ से बाहर रखा जाएगा? आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तो कह दिया कि क्या, कि जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएगा उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी उसे क्या किया जाएगा? बाहर रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम किसको माने कि वो क्रीमी लेयर है या नहीं है? इसका कोई मापदंड होगा ना? इसका कोई मापदंड होगा। तो इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1992 में कि सरकारें करेंगी। कौन करेगी? सरकार करेगी। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा कि जब ट्रिपल तलाक वाला निर्णय आया, तो निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ट्रिपल तलाक क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तलाक नहीं बंद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्या कहा? ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए, क्योंकि यह गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक इसलिए है क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। अगर पुरुष को स्त्री को छोड़ने के लिए इतना अधिकार है तो भैया स्त्री को भी अपने पुरुष को छोड़ने का अधिकार होना चाहिए। तो हम ये नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं ट्रिपल तलाक को हम क्या बनते हैं? खत्म करने की बात करते हैं। बंद है, बंद कर दिए। लेकिन फिर सवाल ही, चलिए ट्रिपल तलाक तो बंद हो गया, लेकिन ट्रिपल तलाक से संबंधित कानून क्या होंगे? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसका निर्धारण कौन करे? सरकार करे। इसका निर्धारण कौन करे? सरकार करे। फिर सरकार ने ट्रिपल तलाक से संबंधित कानून बनाया ना, उसमें सजा का भी प्रावधान रखा कि अगर कोई पुरुष अपनी महिला को तलाक देता है तो उसे हम सजा देंगे। ऐसी सभी बातें की ना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह निर्णय दे दिया कि भैया ट्रिपल तलाक क्या है? गैर संवैधानिक है। क्या है? गैर संवैधानिक है, ये बोल दिया। लेकिन ये सरकार को ये कहा कि इससे संबंधित सरकार कानून बनाए। उसी तरीके से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। क्या दिया? कि क्रीमी लेयर वर्ग आरक्षण का हकदार नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्रीमी लेयर कौन होगा, कौन नहीं होगा, इसका निर्धारण जाके सरकार खुद करे। इसका निर्धारण सरकार खुद करे। लेकिन एक चीज जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि आरक्षण का मुद्दा हो जाए या हिंदी बनाम अंग्रेजी का मुद्दा हो जाए, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं ना जिन पे सरकारें कभी एक मत से निर्णय नहीं ले पाती हैं और न लेती हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण सीधा सीधा ये है कि अगर आप सोचो कि सरकार सीधे एक कानून बना दे कि भारत में केवल हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाएगी, तो अंग्रेजी का समर्थन करने वाले नाराज हो जाएंगे। नाराज होंगे ना?
तो जो अंग्रेजी वाले हैं फिर क्या उस सरकार को अगले चुनाव में वोट देंगे? नहीं देंगे ना। तो इसीलिए जब क्या कह रहे हो, जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो सरकारें जानते हैं क्या करती हैं, बीच का रास्ता निकालती हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये हिंदी बनाम अंग्रेजी का मुद्दा ना, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वनडे में ना, इसमें नहीं उठता है ज़्यादा, इसमें नहीं उठता है, क्योंकि इसमें तमाम विकल्प हैं। भैया एसएससी दे रहे हो तभी अंग्रेजी का काम है, तभी अंग्रेजी का काम है। यूपी SSC दे रहे हो, अंग्रेजी का काम नहीं है। लेखपाल में कौन अंग्रेजी पूछ रहा है भैया? कोई पूछ रहा है? वीडियो में कौन पूछ रहा है अंग्रेजी? पुलिस में कौन पूछ रहा है? SI में कौन पूछ रहा है? नहीं है। तो फिर आप लोग काहे लिए हिंदी बनाम अंग्रेजी की बात करोगे? नहीं करोगे। लेकिन दिक्कत आती है तब, जानते हैं, जब लोग इसमें आते हैं तब, इसमें आते हैं तब। तो पहले अब सुनिएगा कैसे कैसे मुद्दे उठते हैं। पहले ये था कि आप जो सब्जेक्ट आप लिए हैं, जैसे आप GS सबके लिए कंपलसरी है, GS का पेपर सबको देना है। इसके अलावा जो आप अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो अपने मन मुताबिक, यदि आपने हिंदी चुना है तो हिंदी सब्जेक्ट देंगे, इन्होंने इतिहास चुना है इतिहास, इन्होंने भूगोल चुना है भूगोल देंगे। लेकिन इनके बाद फिर बात आती है हिंदी की और फिर बात आती है इंग्लिश की। बात समझ में आ गई ना? तो पहले ये रूल था इस परीक्षा में कि जो इन दोनों में पास होगा, जो इन दोनों में पास होगा उसी की कॉपी चेक होगी। ये सब पहला क्या था कि जब जो कोई भी हिंदी में भी पास हो और अंग्रेजी में भी पास हो तब उसकी कॉपी चेक होगी। एक बात, फेल हो गए तो GS में भले 100 में 100 करके चले आए, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इन दोनों में फेल हो गए तो अपने सब्जेक्ट में कितना बेहतर स्कोर किए हो लेकिन कॉपी चेक नहीं होगी। एक नियम ये था। दूसरा नियम ये था कि न केवल पास होना है, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगी ना, जिसमें GS का नंबर जोड़ा जाएगा, सब्जेक्ट का नंबर जोड़ा जाएगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश का भी नंबर जोड़ा जाएगा। तो इसमें दिक्कत ये आती थी कि चलिए GS अच्छा कर लिया लड़का, सब्जेक्ट अच्छा कर लिया, हिंदी भाषी क्षेत्र का है, हिंदी अच्छा कर लिया, अंग्रेजी अच्छा नहीं कर पाया, कुल मेरिट बनी, बाहर हो गए। इधर सब बढ़िया कर लिया और अंग्रेजी में नंबर नहीं पाया तो बाहर हो गया। ये उल्टा भी था कि अगर मान लीजिए कोई अंग्रेजी वाला है, अंग्रेजी अच्छा कर लिया, हिंदी अच्छा नहीं कर पाया, फाइनल मेरिट बनी, वो मेरिट से बाहर हो गया। तो दिक्कत दोनों को थी, यानी हिंदी वाले को भी और अंग्रेजी वाले को भी। इसके लिए खूब आंदोलन हुआ। 5-6 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 2013, 14, 15 में खूब आंदोलन हुआ दिल्ली की सड़कों पर। अब दिल्ली में काहे हुआ? IAS की तैयारी करने वाले ज़्यादा वहीं तो बैठे हैं, हम लोग भी तो यहीं से वहाँ जाते हैं। अब सरकार करे तो करे क्या? सरकार को तो कायदे से अगर देखा जाए तो हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, सब हमारी हिंदी है ना, यही है ना। तो सरकार को किसके पक्ष में निर्णय लेना चाहिए था? लेना चाहिए था ना, बोलिए। लेकिन सरकार अगर हिंदी के पक्ष में निर्णय लेती तो अंग्रेजी वाले नाराज होते। और यदि हम कायदे से कहें ना तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ इंडिया के जो भी अभ्यर्थी हैं वो प्रमोट करते हैं किसको? हिंदी को। और जितने साउथ इंडियन हैं सब प्रमोट करते हैं किसको? इंग्लिश को। यदि सरकार सीधे ये कह देती कि चलिए भैया इंग्लिश रहेगी, हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी केवल क्वालिफाइंग रहेगी और इसके नंबर मेरिट में जुड़ेगा, तो कौन बाहर होने लगता? अंग्रेजी वाले बाहर होने लगते ना, क्योंकि मेरिट में नंबर किसका जुड़ रहा है? हिंदी का। समझ पा रहे हो बात को आप लोग ना? लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको बैलेंस करके चलना था, उसको अपनी वोट बैंक भी बचानी थी। तो उसने सीधा कहा कि भैया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वालिफाई हो जाओ, बस केवल पहली शर्त, दूसरी मेरिट में हम नहीं जोड़ेंगे। तो यानी ये भी शांत हो गया और ये भी शांत हो गया। अब दिखाओ अपना प्रदर्शन GS और सब्जेक्ट में है, यही बीच का रास्ता निकाल लिया। 1990 में जब OBC को आरक्षण दे दिया गया, आंदोलन होने लगा, तो PV नरसिम्हा राव ने धीरे से कहा, लो भैया वो जनरल वाले भी लो, आर्थिक आधार पर आरक्षण ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बाद में निर्णय दिया ना कि OBC को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है और जनरल को आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण गैर संवैधानिक है। बात की थी ना, फिर वही बात यहाँ पे भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया गया भैया कि हिंदी क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताना चाहिए था ना भैया क्रीमी लेयर कौन है कौन नहीं है। उसने ये किस पर छोड़ दिया? सरकार पर छोड़ दिया। अब सरकार के सामने ऐसा मुद्दा
बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है ना, एक छोटी सी भूल जिंदगी भर का कैरियर बर्बाद कर देती है। एक उदाहरण दे, 2014 से ना खूब बढ़िया चल रहा था, मोदी 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 मोदी, एक ठो कृषि कानून का ला दिए ना, यहीं से छवि गिरी ना छवि। अब अपनी छवि बचाने के लिए सरकार को कानून भी वापस लेना पड़ गया, लिया गया ना। नोटबंदी किया तो सब खुश थे, देश के लिए हुआ ना। जीएसटी आया, सब खुश थे, देश के लिए हुआ ना। लेकिन ये नहीं हुआ। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा रास्ता है, राजनीति ने बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। तो चलिए अब इस पर आगे के क्या, ये कब निर्णय आ रहा है? 1992 में। नोट कभी आगे बढ़िए। पहले तो आप ये जानिए कि क्रीमीलेयर की अवधारणा किससे संबंधित है? ओबीसी से। ओबीसी का वह तबका या ओबीसी के वे लोग जिनकी इनकम 8 लाख रुपए वार्षिक है या इससे ऊपर है, वो किस में आएंगे? क्रीमीलेयर में आएंगे। एक बात। दूसरी बात, वे लोग जो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी में हैं, और फर्स्ट ग्रेड की नौकरी यानी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे हैं, वो किस में आएंगे? क्रीमीलेयर। या वे लोग जो किसी संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। बात समझ में आई ना? ये किस समिति ने ये निर्धारित किया? हाँ, स्वामी रामदेव, रामनंदन प्रसाद। कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इस समिति ने, कौन सी? रामनंदन प्रसाद समिति ने यह निर्धारण किया कि भैया क्रीमीलेयर या नॉन क्रीमीलेयर का मापदंड यही होगा। बात क्लियर है? जो इसके अंतर्गत आएगा वो आरक्षण से वंचित होगा, जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा वो आरक्षण प्राप्त करेगा। लिख लीजिए इसको। इसमें से किसी की इनकम भैया 8 लाख से है? हाँ, आपको ये समझ में आया कि नहीं कौन क्रीमीलेयर होगा, कौन नहीं क्रीमीलेयर की श्रेणी में? समझ में आ गई बात? फिर मैं कहा कौनो कानून बनेगा, कौनो संशोधन होगा, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसको भी चुनौती दी गई। इसको चुनौती किस आधार पर दी गई कि ये केवल ओबीसी के लिए ही क्यों? ये केवल ओबीसी के लिए ही क्यों? ये बात तो एससी और एसटी पर भी लागू होनी चाहिए। तो गया सुप्रीम कोर्ट में मामले का नाम है जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, बहुत पहले की बात नहीं है। इसमें जनरल सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाके लक्ष्मी नारायण गुप्ता के खिलाफ कि भैया केवल यह अवधारणा, कौन सी अवधारणा? ओबीसी की अवधारणा नहीं, क्रीमीलेयर की अवधारणा। क्रीमीलेयर की अवधारणा सिर्फ ओबीसी पर ही क्यों लागू होती है? तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। किस मामले में? जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, यह अवधारणा केवल ओबीसी से लागू है, किंतु एससी एसटी पर भी लागू हो सकती है यदि सरकार चाहे तो। फिर डाल दिया किस पर? सरकार पर। बस यही नोट कर लीजिए। लेकिन तो अनुच्छेद 16 मार्कर खाओ, पेन तो पतली होती है, लो मार्कर मुंह में डालो। अच्छा, वो टेस्टी है। चलिए आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब आप लोगों को कितना याद है या नहीं? अनुच्छेद 16 एक कौन बताएगा? 1 2 3 4, वाह शाबाश, मैं खुश हो गया, नहीं पूछूंगा। अनुच्छेद 16(2) में क्या है? कौन कौन बताएगा? अब ये ना सोचो कि पहला नहीं पूछे तो हाथ उठा दो फंस जाओ। 16(2) क्लियर है ना? चलिए, अनुच्छेद 16(3) ये भी क्लियर है। अनुच्छेद 16(4) ये भी क्लियर है, ठीक ना? तब अब हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, अनुच्छेद 16(5), अभी 16 ही चल रहे हैं। इस 16(4) में आए तभी तो क्या हो गया? आरक्षण की बात आ गई ना। किसके बाद आरक्षण की? एससी और एसटी के। तो फिर हमने किसके कहानी भी चालू कर दिया? ओबीसी की। हाँ, उसके बाद अब जाके
कई ठो आपको कई संशोधन बताने पड़े, हाँ कई आयोग बताने पड़े, कई निर्णय बताने पड़े। अब आइए अनुच्छेद 16(5) में। अब आइए 16(1) में क्या कहा गया था? सरकारी नौकरियों में सबको क्या प्रदान की जाएगी? अवसर की समता, यानी अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(2), हाँ धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान या जन्म स्थान, नस्ल आदि के आधार पर राज्य नौकरी देते समय भेदभाव नहीं करेगा, यही कहा गया था 16(3) में। हाँ निवास या जन्म स्थान के आधार पर किसी को प्राथमिकता दी जा सकती है, ये बात कहा गया। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं सेना में भर्ती के लिए, उनके लिए हाइट की छूट दी जाती है। क्यों छूट दी जाती है? क्योंकि उनको निवास के आधार पर उनको कुछ न कुछ प्राथमिकता दे दी जाती है। अभी सोच रहे कि हम पहाड़िए में पैदा हुए होते तो आज हम कहाँ होते ना। चलिए अनुच्छेद 16(4) में कहा गया SC और ST के लिए आरक्षण का क्या होगा? प्रावधान होगा, यही बात। अब 16(5) अभी हमने लिखाया कि कुछ ऐसे पद होंगे जिनमें आरक्षण लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो इसका उदाहरण ये है कि कुछ ऐसे हैं पद जो धार्मिक मामलों से संबंधित पद हैं, उनमें आरक्षण लागू नहीं होगा। उदाहरण दिया जाए, कई बार ये सवाल उठता है कि भारत में जितने भी मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, इन सब के मुख्य किसी न किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये क्लास है, किसी न किसी एक धर्म या जाति के लोग ही हैं। ऐसा है ना? ऐसा समझ पा रहे हो ना? किसी धर्म मंदिर का, किसी मस्जिद का, किसी ट्रस्ट का, ये सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है। तो इसके प्रमुख कौन है? किसी एक जाति या किसी एक धर्म विशेष के हैं। अब कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दे कि भैया बराबर बांट दो, यानी जनरल को भी इतने, OBC को भी इतने, SC को भी इतने, ST को भी इतने, हो सकता है ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी। काहे खारिज कर देगी? 16(5) में इसका उल्लेख है कि कुछ ऐसे पद होंगे जिनमें आरक्षण लागू नहीं होगा, जैसे धार्मिक मामलों से संबंधित पदों में आरक्षण लागू नहीं होगा। समझ गए बात को ना? अब आगे बढ़िए, अनुच्छेद 16(6) लगाइए हेडिंग। सबसे ताज़ा आपका यही है कि किसको? जनरल को भी अब 10% का आरक्षण दिया जाएगा। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर। इसके पहले चाहे OBC हो जाए, चाहे SC हो जाए, चाहे ST हो जाए, इनको जो आरक्षण मिला है वो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मिला है। यानी इसके पहले, किसके पहले? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से पहले आर्थिक आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया गया था। अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की शुरुआत हो गई। बात समझ में आ गई ना? अब कहने का मतलब अगर हम कहें तो जनरल को आरक्षण कितना प्रतिशत हो गया? 10%। किस आधार पर? आर्थिक, यानी जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है वो। OBC को 27%। किस आधार पर? सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर। उसके बाद SC को कई %? 15%। किस आधार पर? यही। उसके बाद ST को 7.5%। किस आधार पर? यही आधार। हो गई बात यहाँ तक क्लियर? अब इसको पढ़िए जाके घर पे, फिर जो सवाल बने उसको आप
पूछिए, जितना हम बता दिए इतना आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। आपके एग्ज़ाम में बस इतना जितना अभी बोर्ड पर लिखा है ना, केवल इतना ही याद कर लेंगे ना, तो वनडे एग्जाम्स में काम हो जाएगा। समझ गए ना। लेकिन ये टॉपिक ऐसा था कि मुझे लगा कि इसको क्लियर करना चाहिए। तो कल आज आप लोग हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता लिख लेंगे कि लिख दूं मैं? नहीं, देख लो, कह रही है कि लिख लेंगे, और बोर्ड पर भी देख रही, देखे सही लिखे हैं कि हम गलत लिखे हैं। अस्पृश्यता का अंत। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। कोई सवाल है?